आज अपना टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है उसका क्या काम होता है, मेनली जो हाइपरटेंशन होता है उसको कम करना होता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी इंक्रीज होना, एंटी मतलब उसको अपोज करना। तो जो ड्रग्स जो आपकी हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ करते हैं या हाइपरटेंशन की कंडीशन को रिड्यूस करने या कम करने की कंडीशन में यदि यूज़ करें तो उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। तो डेफिनेशन आती है, दीज आर ड्रग्स यूज टू लोअर बीपी इन हाइपरटेंशन। मतलब किसी भी पेशेंट, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में बीपी को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है उनको बोलते हैं अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसका आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बात करें तो ACE इनिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। अपन ने देखा था जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजाइम्स है उसका काम होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, और जो सेकंड होता है फिर आपका वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा के और आपका एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करवा के वो बीपी को इंक्रीज कर रहा था। अब जैसे अपन इनिबिटर्स देते हैं, इनिबिटर देते ही आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे जो आपकी प्रोसेस है वेजो कंस्ट्रिक्शन की, सोडियम वाटर रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, वो नहीं होगी। वो नहीं होगी तो अपने आप ही बीपी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर ऐसी इनिबिटर्स के अंदर आती है आपकी केप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल और रेमिप्रिल। पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं ये वाली चीज़। केप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल और रेमिप्रिल। नेक्स्ट आती है आपकी एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर ड्रग्स आती है आपकी लोसर्टेन, कैंडेंसर्टेन, एर्बिसर्टेन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अपन ने देखा था जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स क्या होता है, जब कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम अंदर की तरफ आता है सेल्स के अंदर, खासकर जो हार्ट की सेल्स होती है, मायोकार्डियल जो सेल्स होती है उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है या अंदर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो आपको पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन क्रिएट करता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन का मतलब मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से उसका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होने लग जाता है। ज़्यादा हार्ट पंप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप आउट होगा थ्रू वेंट्रिकल से। जितना ज़्यादा ब्लड पंप आउट होगा हार्ट से उतना ही ज़्यादा वो आपका लेटरल जो आप प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स पे, और उसी की वजह से क्या होता है बीपी इंक्रीज होती है। तो आपका कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती है आपकी, जैसे विरेपेमिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन और नाइट्रेनडिपिन। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, विरेपेमिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन और नाइट्रेनडिपिन। नेक्स्ट आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का काम होता है मेनली जो जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है एक्स्ट्रा, जो कि आपका ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो डायूरेटिक्स का काम होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर करना बॉडी के, मतलब उसको एक्सक्रीट आउट करना। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी के अंदर, फ्लूइड की वॉल्यूम कम होगी, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगी और बीपी भी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी इसके थ्रू। तो डायूरेटिक्स का एक्शन होता है डायूरेटिक्स के अंदर आती है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन। ये ड्रग्स होती है आपकी, ये क्या करती है बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर करती है या एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू किडनी। तो होती है आपकी डायूरेटिक्स। फिर आती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, वो इसका क्लासिफिकेशन में आती है। एक तो आपकी प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। नेक्स्ट आता है अपना बीटा प्लस एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये अपन पहले पढ़ चुके अपना एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर ये ड्रग्स पढ़ी थी। इसके अंदर आती है आपकी लाबेटालोल, कार्विडिलोल। एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, इसमें आती है प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन। ये इन सबको जो आपकी ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है इनको अपन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है सेंट्रल सिम्फेथोलिटिक्स। अपन ने देखा था पिछले चैप्टर में सिम्फेथेटिक जो एक्टिविटी यदि इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है बीपी बढ़ जाती है। सिम्फेथेटिक एक्टिविटी जब भी इंक्रीज होती है बीपी बढ़ जाती है। तो वो जो सिम्फेथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए दी जाती है सिम्फेथोलिटिक्स।
जैसे ही सिंपैथोलिटिक्स ड्रग दी जाती है, वो आपकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो अपने आप ही डाउन हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी ड्रग्स आती है क्लोनिडीन, मेथिल डोपा। फिर आती है वेजोडायलेटर्स। वेजोडायलेटर्स का एक्शन ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट होती है अपने आप ही बीपी फॉल हो जाएगा। इसके अंदर आती है हाइड्रेलेजिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रेलेजिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स की। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स क्या करता है, जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था उसको नहीं होने देगा। तो जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे जो एंजियोटेंसिन सेकंड के थ्रू जो एक्शन होता है आपका वेजोकंस्ट्रिक्शन, सोडियम वाटर रिटेंशन और आपका एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, वो भी नहीं होगा। वो नहीं होगा तो आपका बीपी भी इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम भी रिटेन नहीं होगा या ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो ये सब प्रोसेस आपकी होती है एसीई, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर के थ्रू। जैसे ये अपन इनिबिटर देते हैं तो ये आगे वाली प्रोसेस रुक जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स का मतलब होता है, जो अपने पता है जब कैल्शियम अंदर जाता है सेल्स के अंदर तो वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन शो करता है, या फिर वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है। तो जैसे अपन ये ड्रग देते हैं ब्लॉकर्स, तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉक होते हैं कैल्शियम अंदर जाना बंद हो जाएंगे, और जो आपकी एक्टिविटी हो रही है, आपकी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मेनली अनदर क्लास ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये मेनली फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज़ करते हैं अपन, मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है इस कैटेगरी की। इसके अंदर आपकी जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग में निफेडिपिन होती है, वीरेपेमिल होती है, डिल्टियाजियम होती है। ये आर इक्वली एफिकेशियस एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब इनकी एफिकेसी लगभग वो होती है, इक्वल होती है। इनका काम क्या होता है, दे लोअर बीपी बाय डिक्रीजिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है वही आपका ब्लड वेसल्स को डायलेट करना और कार्डियक आउटपुट को कम करके आपका ये बीपी को कम करेगी। नेक्स्ट आती है अपने डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर अपने देखा था डायूरेटिक्स का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना। जैसे यूरिन के थ्रू वाटर एक्सक्रीट आउट होता है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा तो अपने आप ही बीपी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर डायूरेटिक्स का रोल होता है आपका, एक तो इसके एग्जांपल आता है थियाजाइड्स, और एक दूसरा जैसे अपन ने देखा था हाई सिलिक डायूरेटिक्स, तो वो सब आते हैं इसके डायूरेटिक्स के एग्जांपल्स के अंदर। तो जो थियाजाइड टाइप की होती है इसके अंदर रिलेटेड ड्रग्स आर द डायूरेटिक ऑफ चॉइस इन अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन तो नॉर्मली होनी चाहिए, उसके साथ में अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मेनली आपका थियाजाइड यूज करते हैं। थियाजाइड क्या करती है, मेनली डायूरेसिस करती है, मतलब थोड़ा सा वो जो आपका प्लाज्मा और इससे जो वॉल्यूम होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिड्यूस करने का काम करेगी। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका रिड्यूस होता है अपने आप ही बीपी डाउन होती है। साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो आपका बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टोटल जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको भी कम हो करके आपकी बीपी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है अपना हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, वही इसके अंदर एग्जांपल आता है जैसे फ्यूरोसेमाइड। ये भी वही काम करता है, जो बॉडी के अंदर जितना भी जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको एक्सक्रीट आउट करेगा, और बॉडी के अंदर जो आपकी बीपी क्रिएट कर रहा है ज़्यादा फ्लूइड उसको कम करेगा, तो बीपी अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स का मतलब होता है जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करता है, या जो सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है बॉडी के अंदर हो रही है। जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था, जैसे शेर आया, शेर आने के बाद क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बीपी इंक्रीज होना, स्वेटिंग होना, ये सब आती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे बीपी इंक्रीज हो रही है, अपन को बीपी को कम करना है, तो कम करते क्या होता है, लिटिक देंगे इसकी, सिम्पैथोलिटिक। जैसे ही सिम्पैथोलिटिक्स देंगे तो अपने आप ही जो सिम्पैथिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो बीपी वगैरह बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल आता है आपका क्लोनिडीन। क्लोनिडीन ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स होती है जो कि रिलेटेड होती है आपकी एल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट,
जिसका नाम है नेफाजोलिन, उसके जैसे एक्शन होता है बट हैज़ कॉम्प्लेक्स एक्शन। इसका एक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जो सिंपैथेटिक जो सिग्नल्स आते हैं उसको डिक्रीज करता है। जैसे सिग्नल डिक्रीज होते हैं बीपी अपने आप ही फॉल हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट आती है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये वेल एब्जॉर्ब ओरली, अच्छे से ओरली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये पीक अकर्स, ये 2 से 4 घंटे में अपने मैक्सिमम वर्क पे पहुंच जाएगी, मतलब अपने पीक एक्शन को शो करेगी ये। इसका जो टी हाफ होता है ये, सॉरी, इसका जो हाफ एंड 2/3 ऑफ एन ओरल डोज इज एक्सक्रीट अनचेंज्ड इन यूरिन। ये आपके जो 1/2 पार्ट, मतलब हाफ पार्ट, और जो आपका 2/3 पार्ट होता है, ये मेनली जो किडनी के थ्रू अनचेंज्ड आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसका प्लाज्मा टी हाफ 8 से 12 घंटे का होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 से 24 घंटे का होता है। उसकी डोज देते हैं मेनली आपकी 100 माइक्रोग्राम ओडी और बीडी, दिन में 1 टाइम या 2 टाइम। मैक्सिमम देते हैं 300 माइक्रोग्राम टीडीएस, दिन में 3 बार। अब इस एडवर्स इफेक्ट आते हैं इसके, सिडेशन, मेंटल डिप्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोज एंड आई ड्राइनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, इम्पोटेंस, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन। ये आते इसके एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट आता है अपना यूजेज। मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ करते हैं अपन, ओपियोइड विड्राउल के अंदर यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी होती है इसकी थोड़ी बहुत, कंट्रोल लूज मोशन ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो लूज मोशन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के काम में आती है। इसके साथ साथ में क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट में भी इसको यूज़ करते हैं। ये मेनली जो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर यूज़ करते हैं क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट आती है इसके अंदर मेथिल डोपा। मेथिल डोपा वो एल्फा मेथिल एनालॉग वो डोपा होती है, प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसकी प्रीकर्सर होती है मेथिल डोपा। ये आपकी मॉडरेट एफिकेसी वाली एंटी हाइपरटेंसिव होती है, जो कि जो सर्कुलेटिंग जो रेनिन होता है ब्लड के अंदर उसको डिक्रीज करने का काम करती है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक होती है। आपकी मेथिल डोपा इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली बाय इंटेस्टाइनल अमाइनो एसिड कैरियर, मतलब आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी थ्रू अमाइनो एसिड कैरियर के थ्रू। लेस देन 1/3 ऑफ एन ओरल डोज इज एब्जॉर्ब। ये लगभग 1/3 से भी कम आपकी ओरल डोज एब्जॉर्ब होती है, मतलब इसकी थोड़ी सी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। इट इज़ पार्सली मेटाबोलाइज्ड कम होती है, पार्सली और एक्सक्रीट भी कम होती है, अनचेंज्ड इन यूरिन। कहने का मतलब पार्सली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, ये जो बिना किसी चेंज के, बिना किसी मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट हुई है आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। डोज इसकी देते हैं 0.25 से 0.5 ग्राम बीडी या क्यूआईडी ओरल। क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार, बीडी मतलब दिन में 2 टाइम। इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं सिडेशन, लिथेर्गी, रिड्यूस मेंटल कैपेसिटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नेजल स्टिफनेस, हेडेक, फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन, इम्पोटेंस, हाइपर सेंसिटिविटी। यूज आता है मेथिल डोपा हैज बीन ए वाइडली यूज एंटी हाइपरटेंसिव। अपन क्लासिफिकेशन भी एंटी हाइपरटेंसिव का पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर यूज करते हैं अपन एंटी हाइपरटेंसिव में। नेक्स्ट आता है वेजोडायलेटर्स। वेजोडायलेटर्स का काम होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। जैसे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है बीपी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो वेजोडायलेटर्स का एक्शन होता है अपना बीपी को डाउन करना, क्योंकि ब्लड वेसल्स को जैसे डायलेट करती है बीपी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। इसके अंदर आती है एक तो आपकी हाइड्रेलेजिन या डाईहाइड्रेलेजिन। हाइड्रेलेजिन को देखते हैं, इट इज ए डायरेक्टली एक्टिंग आर्टीरियोलर वेजोडायलेटर विथ लिटिल एक्शन ऑन वीनस कैपेसिटेंस वेसल्स। ये मेनली आपकी जो आर्टीरियल जो वेसल्स है उनको मेनली डायलेट करने का काम करेगी। जैसे ही उसकी वजह से रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे वेसल्स का डायलेटेशन होता है या आर्टरीज का डायलेटेशन होता है तो अपने आप ही उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो आर्टरीज के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। कोज ग्रेटर रिडक्शन ऑफ डायस्टोलिक देन सिस्टोलिक बीपी, और इसकी वजह से डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी दोनों डिक्रीज होगी, लेकिन डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा डिक्रीज होगी। एंजाइना में भी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक वर्क एज वेल एज स्टिल फिनोमेन। आपकी इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइना वाला पेन क्रिएट हो सकता है। स्टिल फिनोमेन का मतलब होता है कि जो आपका जो ब्लड हो रहा है जो जा रहा है वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, मतलब थोड़ी देर उसकी
थोड़ी जो फ्लो है वो कम हो जाना। कब फ्लो कम होने की वजह से तो जो एक नॉर्मल रेगुलेशन के अंदर जो ब्लड जा रहा है आपका, वो जैसे कम होता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उसमें थोड़ा सा वो स्टिल, मतलब थोड़ा सा कमी आ जानी उस ब्लड की, तो उसको बोलते हैं स्टिल फिनोमेनन। मतलब जो नॉर्मल सर्कुलेशन हो रहा ब्लड का वो नॉर्मल नहीं होकर कम हो जाना, वो आता है आपका स्टिल फिनोमेनन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स किसकी? हाइड्रोलिजिन की। वेल एब्जॉर्ब ओरली, ये ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। पीक 1 से 2 घंटे में अपने पीक लेवल पे पहुंच सकती है। तो और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसका लीवर के अंदर। हाइड्रोलेजिन कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड, ये आपकी कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है लीवर के अंदर। साथ में प्लाज्मा एंड मेटाबोलाइज एक्सटेंड यूरिन, साथ में जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं आपके लीवर और प्लाज्मा में मेटाबॉलिज्म के बाद में, या आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसका जो टी हाफ होता है 1 से 2 घंटे का होता है और 12 घंटे तक ये एक्शन करती है। नेक्स्ट आता है इसका एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स फेशियल फ्लशिंग, कंजक्टाइवल इंजेक्शन, थ्रोबिंग हेडेक, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, नेजल स्टफनेस, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन पेशेंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यदि किसी पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसके अंदर एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। पेरिस्थीसिया, ट्रेमर, मसल्स क्रैम्प्स, इडिमा, पेरिफेरल न्यूराइटिस, मतलब जो पेरिफेरल नर्व का इन्फ्लामेशन। पेरिस्थीसिया मतलब जो नीडल और ऐसे पिन प्रिक टाइप के सेंसेशंस होते हैं पेशेंट को, उनको बोलते हैं पेरिस्थीसिया। इसके साथ में लूपस इरिथमेटोसिस, ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है। और यूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं पेशेंट को। इसकी जो डोज होती है वो लगभग 25 से 50 mg चलती है, ओडी या टीडीएस, दिन में 1 बार या दिन में 3 बार। यूज़ होता है इसका वो है आपका सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर अपन इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और आता था अपना इसके अंदर, जो अपन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे अपन इसमें स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, ये वाले बीटा एंड एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, और एक आता है अपना बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अपन जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे बीटा ब्लॉकर्स पढ़ा था, तब अपन ने देखा था कि बीटा या अल्फा ब्लॉकर्स या अपन एंटी एड्रेनर्जिक की बात करें तो ये क्या होती है? सिम्पैथोलिटिक्स होती है। एक तो सिम्पैथोमिमेटिक्स होती है, वो तो होती है आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। जबकि जो एंटी एड्रेनर्जिक होती है वो होती है आपकी सिम्पैथोलिटिक्स। तो सिम्पैथोलिटिक्स का मतलब होता है जो सिंपैथेटिक टोन को तोड़ने का काम करती है या सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज करने का काम करेगी। तो जैसे ही सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज होती है तो वो एक आपका बीपी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। तो जो ये बीटा और एल्फा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स होते हैं, एल्फा ब्लॉकर्स, बीटा और बीटा ब्लॉकर्स, या दोनों मिक्स में जब एक्शन करते हैं तो ये क्या काम करते हैं? आपके सिम्पैथोलिटिक का काम करेंगे, मतलब जो सिम्पैथेटिक टोन है उसको तोड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए इनको सिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं अपन। जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है जिसके अंदर आती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स, एल्फा ब्लॉकर्स, या इन्हीं को बोलते हैं अपन एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एंड एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इन्हीं को दूसरा नाम क्या है अपना? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का काम होता है सिम्पैथोलिटिक्स, मतलब जो सिम्पैथेटिक टोन है उसको तोड़ना। तो जैसे ही सिम्पैथेटिक टोन टूटेगी बीपी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना जो हाइपरटेंशन होता है, यदि किसी प्रेगनेंसी के अंदर होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ए सस्टेंड बीपी रीडिंग अबव, यदि 140 90 mmHg के आसपास यदि प्रेगनेंसी के टाइम में बीपी रहती है, हैज़ इम्प्लीकेशन बोथ फॉर मदर्स एंड द फिटस। तो ये आपका जो फिटस और मदर दोनों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन आर पॉसिबल्स, 2 टाइप्स की, या तो ए वुमेन विथ एग्जिस्टिंग एसेंशियल हाइपरटेंशन बिकम प्रेग्नेंट, जो आपकी जो वुमेन होती है उसमें मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पहले से हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, या जो प्रेगनेंसी के बाद में हाइपरटेंशन होती है जिसको आप प्री एक्लेम्सिया भी बोलते हैं। जब प्रेगनेंसी के टाइम जो बीपी इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया। तो इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं मेनली, सबसे पहले तो जो ड्रग्स अवॉइड करते हैं इस टाइम, जो एंटी हाइपरटेंसिव जो कि अवॉइड करनी चाहिए, एक तो डायूरेटिक्स, क्योंकि जो डायूरेटिक्स होती है उसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम,
ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो सकती है। अब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, फीटल और वगैरह, प्लेसेंटल इन्फार्क्स, मिसकैरिएज, स्टिल बर्थ वगैरह, मतलब इन सब में दिक्कत कर सकता है। जैसे आपका प्लेसेंटल इन्फार्क्ट हो सकता है, मिसकैरिएज हो सकता है, मतलब जो आपका प्री टाइम एबॉर्शन टाइप का कुछ ऐसा है, मिसकैरिएज हो सकता है, और स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। एसी इनिबिटर्स भी इसके अंदर अपन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से फीटल डैमेज हो सकता है। अपन ने देखा था फिटोफेथिक होता है ये, अपन जब एसी इनिबिटर्स पढ़ा था या एंटागोनिस्ट पढ़ा था उसके अंदर देखा था ये फिटोफेथिक होता है, जो फिटल की ग्रोथ को है ना वो रिटार्ड कर देता है, उसमें हाइपोप्लाजिया कर देगा या फिटल की डेथ भी कर सकता है। तो अपन एसी इनिबिटर्स भी इसके अंदर अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ में रिसर्पिन, ये आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आती है अपनी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। प्रोप्रानोल हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड टू कॉज लो बर्थ वेट, इसकी वजह से बर्थ वेट जो बेबी का होता है वो कम हो सकता है। डिक्रीज प्लेसेंटा साइज कम हो सकता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया, और जो बेबी है उसमें अंदर ब्रेडिकार्डिया भी कॉज हो सकता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी इसके अंदर अपन अवॉइड करते हैं। मेनली कौन कौन सी ड्रग्स सेफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होती है एक तो हाइड्रेलेजिन, मेथिलडोपा, डाईहाइड्रोपायरिडीन, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जिसके अंदर आती है एटिनोलोल, पिंडोलोल, एसिबिटोलोल, प्राजोसिन, क्लोनिडिन, ये आपकी सेफ ड्रग्स होती है जो कि ड्यूरिंग आप प्रेगनेंसी दे सकते हो। यदि एंटी हाइपरटेंसिव को, यदि कोई इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन सी अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। इमरजेंसी कौन कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट जिसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट नहीं है, यह है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। साथ में हेड इंजरी विथ हाई बीपी, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, अनस्टेबल एंजाइना एमआई विथ रेज्ड बीपी, आरोटिक एन्यूरिज्म, एक्लेम्सिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये होती है आपकी इमरजेंसी की कंडीशंस। इसके अंदर ड्रग यूज़ करते हैं तो निफेडिपिन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, वेसोडाइलेटर का एक्शन करती है। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, इसके अलावा डाइजोक्साइड यूज़ करते हैं अपन, हाइड्रोलेजिन यूज़ करते हैं, एस्मोलोल यूज़ करते हैं, फेंटोटेमिन यूज़ करते हैं, और साथ में लाबेटालोल और फ्यूरोसेमाइड यूज़ करते हैं अपन। तो ये हो गई अपनी ड्रग्स जो कि आपकी इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करते हैं। बस ये चैप्टर फिनिश।